हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं डेटा सेंटर कंपनीज के बारे में। हमारा मेन फोकस होगा अनंतराज और टेक्नो इलेक्ट्रिक के ऊपर। हम इन दोनों कंपनीज का बिजनेस एनालिसिस करेंगे और इनकी वैल्यूएशंस पर नज़र डालेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इनके डेटा सेंटर बिजनेस को कितनी वैल्यूएशन देती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें तो अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनंतराज के बारे में। अनंतराज का ट्रेडिशनल जो धंधा है वो रियल एस्टेट का बिजनेस है, यानी फ्लैट बनाए उनको बेचा, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई, ऑफिस स्पेसेस बनाए, मॉल्स बनाए, वेयर हाउसेज बनाए और उनको किराए के ऊपर चढ़ा दिया। सेक्टर 62 गुड़गांव में इनकी बहुत बड़ी जमीन है और जो इनके नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो उसी एरिया के अंदर आ रही हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने पिवट किया है टुवर्ड्स डेटा सेंटर बिजनेस। आज के दिन में इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ डेटा सेंटर 6 मेगावाट के आसपास है और अगले क्वार्टर में ये उम्मीद कर रहे हैं कि 21 मेगावाट डेटा सेंटर की कैपेसिटी और ऐड कर लेंगे। 2025 फाइनेंशियल ईयर इनका पहला ईयर होगा जब सब्सटेंशियल रेवेन्यू डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा। इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि FY28 तक लगभग 157 मेगावाट डेटा सेंटर ये डिप्लॉय कर दे, जिसकी रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 1400 करोड़ के आसपास होगी और ईबिटा 1300 करोड़ के आसपास होगा। अगर अनंतराज की यूएसपी की बात करें कि अनंतराज क्यों सक्सेसफुल हो सकता है डेटा सेंटर बिजनेस में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होगा कि दे आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स कैसे हैं? इनके पास ऑलरेडी लैंड और बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है मानेसर में, पंचकुला में और राई में। इनका प्लान है कि जो न्यू डेटा सेंटर फैसिलिटीज ये बनाएंगे ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में रेट्रो फिटिंग करेंगे। यूजुअली एक डेटा सेंटर को बनाने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं तो ये कंस्ट्रक्शन सिर्फ 6 से 9 महीने के अंदर कर देते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर अनंतराज। एक डेटा सेंटर को बनाने में ऑलमोस्ट 55 से 60 करोड़ के आसपास का खर्चा आ जाता है पर मेगावाट, लेकिन क्योंकि अनंतराज के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं तो उनका 1 मेगावाट पर खर्चा आता है सिर्फ 26 करोड़ के आसपास। दैट इज अ मेजर एडवांटेज जिसमें अनंतराज डील कर रहा है आज के दिन में। उसके बाद मोस्ट ऑफ देयर लैंड इज इन दिल्ली NCR एरिया, जहां पर फाइबर कनेक्टिविटी और पावर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा दिल्ली NCR इज अ बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हब ऑफ कंट्री। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट के आसपास अगर आप डेटा सेंटर बना रहे हैं, हाइपर स्किल डेटा सेंटर बना रहे हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स मिलने की भी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टोटल जो इनकी 3 कैपेसिटीज़ हैं मानेसर, पंचकुला और राई के अंदर, वहाँ पर ये 307 मेगावाट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसमें 157 मेगावाट तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एक्सपेंड कर सकते हैं और 150 मेगावाट ये ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर सकते हैं, जहाँ पर ज़मीन इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक रेट्रोस्पेक्ट मेगावाट लगाने के लिए इनको 26 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उससे जो रेंट आता है वो लगभग 90 लाख रुपीस पर मंथ पर मेगावाट आता है। ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 15 से 18 करोड़ पर मंथ की होती है और जो इनका टोटल रेवेन्यू 1 मेगावाट से आता है वो लगभग 11 करोड़ के आसपास आता है फॉर अ होल ईयर। इसमें से 8 से 9 करोड़ के आसपास पर ईयर ईबिटा आता है पर मेगावाट से। और इनकी कैपेसिटी जो एक्सपेंड होने वाली है वो 307 मेगावाट की होने वाली है अगले 4-5 साल के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर पॉसिबिलिटी है कि ये अपना रेवेन्यू इतनी जल्दी जल्दी स्केल अप कर सकते हैं। डेटा सेंटर ना बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, किराया जो आएगा वो बाद में आएगा। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे अनंतराज की लगती है वो ये लगती है कि इनके पास डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। लगातार पिछले 3-4 साल से इनका डेट डिक्रीज हो रहा है और कंपनी क्लेम कर रही है कि अगले 1-2 साल में शायद डेट 0 भी हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ देयर डेटा सेंटर की जो कैपेक्स है वो इंटरनल एक्रूवल से आ रहा है, विच इज द बेस्ट थिंग। उसके अलावा इन्होंने 500 करोड़ का QIP किया था, जो 75% ऑफ दैट मनी विल बी यूज्ड इन डेट रिडक्शन। तो कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरहैंग नहीं है डेट का। अब अनंतराज की वैल्यूएशन समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर करेंगे सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन, यानी हम जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनकी मार्केट कैप निकालने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में आइडियली कितनी होती है। और फाइनली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा सेंटर बिजनेस को आज के दिन में मार्केट कितनी वैल्यूएशन दे रही है। सबसे पहले आता है इनका रेजिडेंशियल बिजनेस। तो जो इनकी प्री सेल्स है वो लगभग 2800 करोड़ के आसपास है और अगले 3-4 साल में ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये इसी रेंज के आसपास रहेगी। हो सकता है 3500 करोड़ के आसपास चली जाए।
जो यूजुअली रियल एस्टेट कंपनीज हैं, अगर आपने मेरी प्रेस्टीज की वैल्यूएशन वीडियो देखी होगी, हम उनको प्री सेल्स पर वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में भी हम इसको प्री सेल्स वैल्यूएशन मल्टीपल देंगे 3 या 4x के आसपास। इससे ज़्यादा प्री सेल मल्टीपल किसी रियल एस्टेट कंपनी को मिलता नहीं है अनटिल अनलेस यू आर अ डीएलएफ। तो अगर 3x to 4x का मल्टीपल हम इसे देते हैं, तो जो रेजिडेंशियल बिजनेस है इनका, जो नए फ्लैट्स बनाकर बेचने का बिजनेस है, वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ठीक है। जो इनका किराए का बिजनेस है, वेयर हाउस का बिजनेस है या फिर ऑफिस स्पेस का बिजनेस है और मॉल्स का बिजनेस है, वहां से बहुत ज्यादा किराया आता नहीं है, सिर्फ 40 करोड़ के आसपास किराया आता है, जो बढ़ के शायद 70 करोड़ हो जाएगा अगले साल तक। और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पर भी ग्रोथ की। तो उस बिजनेस को मैं अगर ईवी टू ईबिटा पे वैल्यूएट करूं तो आई विल गिव इट नॉट मोर देन 1,000 करोड़ फॉर दैट बिजनेस। उसके बाद इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है दिल्ली एनसीआर के अंदर, दैट विल बी अराउंड 88 एकड़। और उन 88 एकड़ की अगर बिजनेस पोटेंशियल भी देख लें हम, और मोस्टली ये जमीन नजफगढ़ एरिया के अंदर है जहां पर ये वेयर हाउस बनाने का प्लान कर रहे हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई लैंड यूज पॉलिसी भी आने वाली है, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। हम मान सकते हैं कि लगभग 1,500 या 2,000 करोड़ के आसपास इनका सारा लैंड बैंक हो सकता है। तो लैंड बैंक प्लस किराए का धंधा प्लस जो रेजिडेंशियल बिजनेस है, उसकी वैल्यूएशन हुई ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास। आज के दिन में कंपनी की मार्केट कैप लगभग 23,000 करोड़ के आसपास है। अगर 13,000 करोड़ इसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास डेटा सेंटर का मार्केट कैप आ जाती है, वो आती है 10,000 करोड़। यानी आज के दिन में मार्केट अनंतराज के डेटा सेंटर के बिजनेस को 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन दे रही है। अब बात को समझिएगा, ये पहला साल है जब इनके डेटा सेंटर ऑपरेशनल होंगे। जो ग्रोथ आनी है वो फ्यूचर में आनी है, अगले 3 साल में, 4 साल के अंदर। आज के दिन में हम 10,000 करोड़ इसको इसलिए दे रहे हैं कि फ्यूचर में ये हमको बहुत बढ़िया ईबिटा देगा। फ्यूचर में उम्मीद है कि 2028 के आसपास इनका ईबिटा 1,300 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो आज के दिन में इनकी ईवी टू ईबिटा या पीई बहुत बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन अगर फ्यूचर टर्म्स में हम देखेंगे तो ईवी टू ईबिटा 7 या 8 के आसपास आ जाती है, विच इज वेरी रीजनेबल। बॉटम लाइन ये हुई कि अगर आपको भरोसा है कि अनंतराज अपना बिजनेस को बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेगा अगले 4 साल में डेटा सेंटर के बिजनेस को, तो आप इसको खरीद सकते हैं। आपकी बल्ले बल्ले है अगर इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया तो। लेकिन क्योंकि इनके पास एग्जीक्यूशन का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और हमें एज ए इन्वेस्टर पता नहीं है कि ये डेटा सेंटर के बिजनेस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें 10,000 करोड़ बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि आज के दिन में तो बहुत ज्यादा किराया आ ही नहीं रहा है। एक और एक्स फैक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 साल में प्ले आउट हो सकता है, वो है कि जैसे जैसे और रियल एस्टेट प्लेयर्स देखेंगे ना कि अनंतराज कैसे अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स में इतना ज्यादा किराया कमा रहा है, इतना ज्यादा ईबिटा कमा रहा है, इन केस दे आर सक्सेसफुल इन एग्जीक्यूटिंग देयर प्लान्स, तो डीएलएफ जैसे प्लेयर्स भी मार्केट में कूद पड़ेंगे जिनके पास जमीन की कोई कमी ही नहीं है। खासकर दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में हो सकता है प्रेस्टीज कूद पड़े, मुंबई में हो सकता है ओबेरॉय कूद जाए। तो हमें वो रिस्क भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि अगले 4-5 साल में, 6 साल में ओवर सप्लाई हो जाए। और जब भी ओवर सप्लाई होती है किसी मार्केट के अंदर तो क्या होगा, तो जो किराया है पर मेगावाट आज के दिन में जो 90 लाख हमें पर मंथ मिल रहे हैं वो घटने लग जाएगा। तो हमें उस रिस्क के ऊपर भी नजर बनाकर इस कंपनी को वैल्यूएट करना होगा और डिसाइड करना होगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दूसरे सबसे बड़े प्लेयर की बात कर लेते हैं, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के बारे में। ट्रेडिशनली ये कंपनी एक ईपीसी कंपनी है जो इंडिया के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में डील करती है। अगर आप पावर सेक्टर की बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नाम है। जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है वो ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, जहां पर ये सब स्टेशंस बनाते हैं। 50% ऑफ सब स्टेशंस डेवलप्ड बाय पावर ग्रिड आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो इनके पास एक्सपीरियंस है उस धंधे में। अच्छा, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि पावर सेक्टर में ना बहुत खतरनाक टेलविंड चल रही है। यानी जितने भी लिस्टेड पावर कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो अच्छा काम कर रही है, उनके स्टॉक्स लगातार इंडेक्स को बीट पे बीट करे जा रहे हैं। रीजन क्या है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है इस सेक्टर के अंदर। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट लगभग 9 लाख करोड़ इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और मोस्ट ऑफ दिस मनी विल कम इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। और कंपनीज लाइक टेक्नो इलेक्ट्रिक आर मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकी अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो लगभग 5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी सिर्फ ट्रांसमिशन से आ रही है, नए सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर। इनकी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में इनकी ऑर्डर बुक हर साल 2,000 करोड़ से 2,500 करोड़ से बढ़ जाएगी। अगले 4-5 साल की खतरनाक टेलविंड है इस सेक्टर में, तो मैं इस सेक्टर को लेकर भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं।
उसके बाद अगला जो बिजनेस सेगमेंट है वो स्मार्ट मीटरिंग का है। यहाँ पर भी खतरनाक टेलविंड्स है। इनके पास ऑलरेडी 25 लाख नए स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का ऑर्डर है, विच अमाउंट्स टू 2500 करोड़। गवर्नमेंट की एक RDSS स्कीम है जिसके ये मेजर बेनिफिशियरी हैं। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया टेलविंड्स है सेक्टर में। इनको उम्मीद है कि अगले कुछ 3-4 साल तक हर साल 2000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक तो ऐड होती ही रहेगी। फिर उसके बाद फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का प्रोजेक्ट्स है इनके पास, जो थर्मल पावर प्लांट्स में लगते हैं। लगभग 1300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक्स इनके पास ऑलरेडी है और इनको उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में हर साल 1000 करोड़ ऑर्डर बुक यहां से ऐड होगी। तो समझ रहे हैं आप कि कंपनी के पास आज के दिन में लगभग 9000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। और इनके अगर मार्जिन्स की बात करें तो वो भी इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा है। जैसे L&T जैसे प्लेयर हैं, उनके मार्जिन सिर्फ 8-9% के आसपास है। तो देयर मार्जिन्स आर बेटर, देयर बैलेंस शीट इज ऑल्सो वेरी गुड, डेट ऑलमोस्ट जीरो है इस कंपनी का। तो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर ट्रेडिशनल सेक्टर। अनलाइक अनंतराज में अगर डेटा सेंटर का बिजनेस काम कर जाता है तो 3 years 4 years डाउन द लाइन उनका मेन बिजनेस जो होगा ना वो डेटा सेंटर का हो जाएगा। लेकिन टेक्नो इलेक्ट्रिक का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो अपने आप में बहुत खतरनाक ग्रोथ दिखा रहा है। तो उसकी वजह से अगर डेटा सेंटर उनका बहुत रैपिडली ग्रो करता भी है ना, तो भी इट वॉन्ट बी अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस टेक्नो का है ना, उसमें कहीं ज्यादा टेलविंड्स हैं अगर आप कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट कंपनी से। तो दोनों में कंपैरिजन समझिएगा। अगर टेक्नो इलेक्ट्रिक के डेटा सेंटर बिजनेस की बात करें तो ये एज डेटा सेंटर और हाइपर स्केल डेटा सेंटर दोनों ही मार्केट्स में अवेलेबल है। इनका 2030 तक प्लान है कि लगभग 250 मेगावाट के आसपास डेटा सेंटर्स डिप्लॉय कर दे। जो आज के दिन में सबसे बड़ा इनका प्रोजेक्ट है वो चेन्नई में है, 24 मेगावाट की जिसकी कैपेसिटी होने वाली है। पहले फेज में नेक्स्ट क्वार्टर तक ये ऑलमोस्ट 5.6 मेगावाट डिप्लॉय कर देंगे और कैपेसिटी इनकी ऑपरेशनल हो जाएगी। इनका प्लान है कि 2026 तक ये डेटा सेंटर बनके पूरा तैयार हो जाएगा। कोलकाता में इन्होंने नई जमीन खरीदी है जहां पर अदानी का और दूसरी कंपनीज का डेटा सेंटर है, वहां पर इन्होंने जमीन खरीदी है जहां पर ये 2027 तक एक डेटा सेंटर बना देंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 15 मेगावाट्स। अब सबसे बड़ा डिफरेंस जो अनंतराज और टेक्नो इलेक्ट्रिक में है वो है एज डेटा सेंटर। रिसेंटली टेक्नो ने रेलटेल जो एक सरकारी कंपनी है उसका टेंडर विन किया है, जिसके अकॉर्डिंग वो पूरे देश में 108 नए 108 न्यू एज डेटा सेंटर्स लगाएंगे। बहुत छोटे छोटे एज डेटा सेंटर्स। जमीन ऑलरेडी रेलवे इनको देगा, ये इसको डेवलप करेंगे, फाइनेंस करेंगे, उसके बाद रन करेंगे अगले 25 साल तक। उसके बाद इस सारी फैसिलिटी को रेलवेज को ट्रांसफर कर देंगे। ये डेटा सेंटर बहुत छोटे होने वाले हैं। इनकी जो पावर है वो शायद 1 मेगावाट से भी कम होने वाली है पर डेटा सेंटर। सारे 100 डेटा सेंटर मिलाकर भी 10 से 20 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, यहां पर इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आ पाती, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्ट करने में खर्चा ज्यादा लगेगा। ऑलमोस्ट 100 करोड़ का जो इनिशियल एस्टिमेट है वो लगेगा, जबकि अनंतराज एक डेटा सेंटर को बनाने में 26 करोड़ खर्च करता है। और टेक्नो इलेक्ट्रिक अपने जो चेन्नई का और कोलकाता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाएगा वो 55 से 60 करोड़ पर मेगावाट पे बनाएगा, यानी खर्चा यहां पर ज्यादा है। हाउएवर रेवेन्यू भी ज्यादा है। जो इनिशियल एस्टिमेट है वो कहते हैं कि रेवेन्यू माइट बी 2x ऑफ व्हाट इज अर्न्ड बाय हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स, क्योंकि यहां पर जो हमारा कस्टमर है वो ऑलरेडी सेट है, उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है डाइवर्सिफाई करने की। हाँ, एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो हमारा कस्टमर है वो गवर्नमेंट है, तो रिसीवेबल्स हाई हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की पेमेंट बहुत लेट आती है। और इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क तो रहता ही रहता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा जब आप टेक्नो इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करें। तो रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम दीज 100+ एज डेटा सेंटर इज ह्यूज। लगभग जो इनिशियल एस्टिमेट है वो है कि 5 करोड़ का रेवेन्यू तो हर डेटा सेंटर से आ ही जाना चाहिए। और कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 से 4 ईयर्स। इनका प्लान है कि हर साल 20 एज डेटा सेंटर बनाकर उनको ऑपरेशनल कर दिया जाए। अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम EV to EBITDA पे ऑलमोस्ट 25x पे इसको वैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में EBITDA अगर अदर इनकम को भी लेते हैं तो लगभग 400 करोड़ के आसपास होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो EPC का बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज के दिन में मार्केट कैप इनकी 17,500 करोड़ के आसपास है। तो जो इनको डेटा सेंटर बिजनेस पे वैल्यूएशन मिल रही है, जो मार्केट कैप मिल रही है, वो लगभग 6 से 7,000 करोड़ के आसपास मिल रही है। तो डिफरेंस समझे आप कि इनके डेटा सेंटर बिजनेस को आज के दिन में मार्केट 6 से 7,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन दे रही है और अनंतराज के
डेटा सेंटर बिजनेस को मार्केट लगभग 10 से 11 हज़ार करोड़ के आसपास वैल्यूएट कर रही है। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अगले 4 साल के आसपास ऑलमोस्ट सेम होगी। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो B2G बिजनेस है, टेक्नो इलेक्ट्रिक, लेकिन अनंतराज प्राइवेट बिजनेस है। अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए बिजनेस के साथ, नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।